नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में एक विशेष बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, क्योंकि वक्त पे किया हुआ काम बहुत ज़रूरी होता है और वक्त निकलने के बाद लकीर को पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी इस वक्त पूरे देश के अंदर जो संकट है कोरोना का, थोड़ी मैं आपको इसकी गणित समझाता हूँ। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो डिलीट कर दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब मैं आपको बहुत क्लियर करता हूँ कि इसका नाम कोविड-19 दिया गया है। कोई भी नाम दो, कोई चीज़ का नाम तो होना ही चाहिए। बेनामी तो कोई चीज़ होती नहीं है संसार के अंदर। तो ये हमारे आयुर्वेद के हिसाब से एक तरह का फ्लू है, होम्योपैथिक के हिसाब से भी एक तरह का फ्लू है, और न आयुर्वेद गलत है न होम्योपैथिक गलत है, और एलोपैथिक भी गलत नहीं है। एलोपैथिक ये कहती है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होते ही ये रोग दबा लेता है, तो अपनी ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बाहर की बात नहीं करूँगा, उनकी वो जाने, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशानी है। बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ है और बड़ी विकट एक स्थिति है कोरोना की। अब जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ने से कोई लाभ नहीं। सोशल डिस्टेंस का वो पालन नहीं किया, दीपावली की भीड़ लग गई, वो हो गया, वो हो गया। ये कोई वजह नहीं, मैं आपको बताता हूँ, ये कोई वजह नहीं। वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपने इस शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की परम आवश्यकता होती है। अब ये केबिन मैंने अंदर से बंद कर दी, तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा इसको बंद नहीं रख सकता, मेरे को इतना सा खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस केबिन के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इतनी ही है कि मैं 10 मिनट आपके सामने बोल सकता हूँ। सर्प होता है, सांप, जिसे आप जानते हैं, तो वो सर्प जो होता है, कोई सी भी जाति का जो सांप होता है, तो वो सर्दियों के अंदर अक्सर आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? वो अपने बिल के अंदर चिरसिमादी ले लेता है। कहीं कोई देख जाए रेयर, वो अलग बात होती है। बाकी सर्प है जो सर्दियों तक अपने बिल के अंदर रहता है। एक बात बताइए, जब वो बिल के अंदर रहता है तो वहाँ उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो भगवान ने ऐसे प्राणियों की रचना इस तरह से की है कि वो 2-3 महीने की ऑक्सीजन एक बार के अंदर ही अपने शरीर के अंदर संग्रहित कर लेते हैं। ऐसे बहुत से प्राणी हैं, असंख्य प्राणी हैं, और अपना खान पान भी वो कर लेते हैं और चिर समाधि के अंदर पड़े रहते हैं। न पानी चाहिए, न खाने को कुछ चाहिए, न हवा चाहिए। तो उनके शरीर के अंदर जो उनकी स्टॉक की हुई जो ऑक्सीजन है, वो 3 महीने तक भूमिगत रहेंगे। उसके बाद जैसे गर्मी पड़ेगी वो बाहर आएंगे और अपने सब कामों को देंगे। तो वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रहते। उनकी भगवान ने रचना की है कि वो ऑक्सीजन को संग्रहित पहले ही कर लेते हैं। और भोजन के लिए
वो अपनी चर्बी से ही पहले से ही अपने शरीर को बना लेते हैं कि हमें 2 महीने के लिए भूमिगत रहना है, तो अपनी चर्बी से ही वो अपना पेट का पालन करते रहते हैं। ये कटु सत्य है। इसी तरह हम इंसान हैं, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ खरगोश का। जो जानता हूँ वही बताऊंगा, असंख्य प्राणी हैं। खरगोश का, खरगोश जब बच्चा देता है तो वो जमीन के अंदर एक खड्डा खोदता है इतना अपने पाँव से, और खड्डा खोद के उसके अंदर अपने बच्चों को वो जन्म देती है खरगोश। और उसके बाद उसको घास खाने के लिए चाहिए, बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो वो क्या करती है मालूम है आपको? वो अपने पाँव से उस खड्डे का ऊपर का मुंह पैक कर देती है। किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगी जमीन है, इसके नीचे क्या है, किसी को कोई मालूम नहीं। और जब वो घास खा करके आती है तो फिर उस मिट्टी को हटा के अंदर जाके अपने बच्चों को दुग्ध पान कराती है, और फिर बाहर निकलती है। और जब तक बच्चे बड़े नहीं होते इसी तरह वो पैक कर देती है। तो वो जब उस बच्चों को पैक करती है मिट्टी से खरगोश, तो उसके अंदर उन बच्चों को, उसको जानवर को मालूम है कि मैं इतने समय बाद आऊंगा, तो उतने समय की ऑक्सीजन को उसके साथ में वो पैक कर देते हैं, जिससे वो बच्चे जिंदा रहते हैं। और अगर आपने खरगोश को पकड़ के बांध दिया और उसने बच्चों को पैक कर रखा है और घंटा 2 घंटा में आपने रिलीज नहीं किया तो बच्चे मर जाएंगे, आप करके देख सकते हैं। तो इसी तरह आदमी को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। ये जो हवा है अपनी, इस हवा के अंदर कितनी ही तरह की हवाएं यानी कि गैसें डॉक्टरी भाषा में होती है। नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और भी न मालूम हजारों तरह की गैसें इन हवाओं के अंदर प्रकृति ने दी है। कोई हवा किन्हीं प्राणियों के लिए, कोई हवा किन्हीं प्राणियों के लिए, और ऑक्सीजन दी है जीव मात्र को जिंदा रखने के लिए। तो जो हवा है तो उसके अंदर 100% जो हवा है तो 100% ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की मात्रा 25 या 30 जो भी ऊपर वाले ने निश्चित कर की वो होती है, बाकी और होती है। और वो ऑक्सीजन प्राणी मात्र के लिए पर्याप्त है, उससे हर प्राणी जिंदा रहता है। अब ये कई वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि ठंड बढ़ने से कोविड बढ़ गया। ये गलत बात है। विदेशों में ठंड बहुत पड़ती है, वहां बहुत ज्यादा त्रासदी है, उसका कारण बताऊंगा मैं। और यहाँ पहले से चेतावनी देते हैं कि ये सर्दी जो बढ़ेगी रोग बढ़ेगा। वो गलत नहीं देते, वो जैसा देखते हैं वही बताएंगे आपको। ये सब बेकार बात है। अत्यधिक भीड़ हो गई त्योहार की वजह से, इस वजह से कोविड बढ़ गया, तो ये एक दूसरे के ऊपर ढीबरा फोड़ने वाली बात है। मानव ने, इंसान ने अपनी शैतानियत से, अपने कारनामों से इस प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ की और कहीं बरसों तक की, और इतना प्रदूषण और इतनी गंदगी फैला दी कि हमारी जो कुदरत की दी हुई हवा
जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको गंदा कर दिया, उसके अंदर जहर घोल दिया। तो बड़े शहरों के अंदर इसलिए रोगी ज्यादा होते हैं, गांवों में कम होते हैं, क्योंकि वहां फिर भी आपको पेड़ पौधे हरियाली मिलेगी। उदाहरण के लिए आप शिमला चल जाइए। अभी शिमला ठंडा है ना, वो तो हमेशा ही ठंडा रहता है, और इस वक्त तो शून्य से भी नीचे जाएगा हिमाचल। आप उत्तराखंड में आगे चले जाइए, आप J&K में आगे चल जाइए, वहां कोविड नहीं है, और वहां जो 1, 2, 4, 6 पेशेंट कोविड के निकलते हैं वो यहां से गए हुए आदमियों के द्वारा ही होता है, वहां के निवासियों को नहीं हो, क्योंकि वो प्रकृति की गोद में रहते हैं, उनको पूरा ऑक्सीजन मिलता है। तो ठंड से इसका कोई ताल्लुक नहीं हुआ ना, और यहां ठंड से अपन को ऑक्सीजन ये ज्यादा होगा कोविड, और वहां ठंड के अंदर नहीं होगा। तो एक ही सबसे बड़ी गणित यही है कि वहां की हवा शुद्ध है और अपने यहाँ की हवा दूषित है, और दूषित हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से आदमी पर्याप्त रूप से सांस नहीं ले सकता। उसके फेफड़ों को खुलने के लिए और बंद होने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो नहीं मिलती। अरे जब इंजन को पेट्रोल पूरा नहीं मिलेगा तो वो स्पीड कैसे पकड़ेगा? एक मामूली गणित है, आप कहाँ ये साइंस को देख रहे हो? हाँ? तो दिल्ली की ये स्थिति हो गई कि बंबई से भी ज्यादा प्रदूषण दिल्ली के अंदर है, और इस वजह से ही दिल्ली में केसेस ज्यादा हो रहे हैं। न शिमला में होते हैं, न नैनीताल में होते हैं इतने, न बद्रीनाथ में होते हैं, न जम्मू कश्मीर में होते हैं, क्योंकि वहाँ हरियाली ज़्यादा है और इंसान को जितनी चाहिए पर्याप्त ऑक्सीजन वहाँ है। हालांकि वहाँ भी अब प्रदूषण लोग फैलाने लग गए। तो सबसे पहली बात ये कि आपको प्रदूषण को खत्म करना है, कोविड अपने आप चला जाएगा। अब उसको किस तरह से करना है ये काम अकेले आदमी का नहीं, ये सरकार का काम है। और अब मैं आपको बताता हूं कि जहां जो आदमी रहता है वो वहीं रहेगा, दिल्ली में रहने वाला दिल्ली में रहेगा। तो अब इसके उपाय बताता हूं मैं। उपाय सबसे पहला ये कि अपने शरीर की ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत के अंदर ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए। तो सवाल आप मुझसे ये करेंगे कि हम हमारी ऑक्सीजन को कैसे बढ़ाएं, हम प्रदूषण वाली जगह रहते हैं, कैसे बढ़ाएं? बात सही है। तो मैंने कहीं या 7 महीनों के अंदर कहीं दवाइयों को देखा है कि ऑक्सीजन बढ़ाने वाली दवा सिर्फ एकमात्र होम्योपैथिक में है, उसका नाम है वेनेडियम 200 पोटेंसी। मैंने खुद ने 4 बार अपनी ऑक्सीजन को ट्राई किया, कई बार 93 आ जाती है, इस दवा का सेवन करने के बाद 97, 8 आ जाती है। तो इस वक्त जब तक ये कहर है इस बीमारी का, तो सभी लोग, दिल्ली के नहीं सभी पूरे देश के लोग, होम्योपैथिक की ये दवा जिसका नाम है वेनाडियम 200 पोटेंसी, मैंने इसका वीडियो भी दिया हुआ है। तो
जहां बहुत ज्यादा कहर है दिल्ली जैसे शहर के अंदर, तो उन लोगों को वेनेडियम 200 की 2 बूंद सुबह जीप के ऊपर, 2 बूंद 3 बजे जीप के ऊपर डालें और 2 बूंद रात को सोते वक्त डालें। यानी कि दिन में 200 पोटेंसी की 3 खुराक लें जहां कोरोना सबसे ज्यादा है। और जहां कोरोना मध्यम है यानी कि इतना ज्यादा नहीं है, तो वो सुबह और शाम 2 बार 2-2 बूंद जीभ पे डालें। और जहां बहुत कम है तो वो 1 बार तो 200 पावर का ये वेनाडियम 2 बूंद डेली उनको लेना चाहिए। इसके अलावा आप अच्छे खासे हैं, आपकी ऑक्सीजन ठीक है, और अचानक अगर आपकी ऑक्सीजन मीटर के अंदर कम आती है, 90 आती है, 92 आती है, तो वेनाडियम की 200 पोटेंसी की 1-1 घंटे में 2 खुराक लीजिए। 2 घंटे बाद चेक कर लीजिए 3 पॉइंट बढ़ेंगे, नहीं बढ़ी तो मेरे आके सिर पे कोई भी जूता मार सकता है, मैं उफ नहीं करूंगा। उफ, मैं एक सच्चाई को सामने रखता हूं। ये हो गया। इसके अलावा देखिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस का पालन कीजिए और जितना आप कर सकते हैं वो कीजिए। और इसके साथ साथ अपने घर को शुद्ध रखने के लिए, ताकि गंदी हवा अपने घर में न रहे, अपने आसपास नहीं रहे, तो इसका उपाय मैं बताता हूं। अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं असली कपूर। आपको असली कपूर ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं असली कपूर। अब इसकी मैं आपको पहचान बताता हूं, अभी बताता हूं। मैं काम पूरा करूंगा, अधूरा काम मैं नहीं करता। इसकी पहचान बताता हूं। ये देख लीजिए, बिल्कुल नीट है। इसके ऊपर मैंने ये कपूर की डली रख दी है ना। अब मैं आपको इसकी पहचान बताता हूं। ये देखिए, ये कपूर मैंने जला दिया। आप मेरी बात भी सुनते रहिए। ये है भीमसेनी कपूर असली। तो इसकी ये पहचान होगी। ये मैंने आपके सामने जला रखा है, आपको दिखाऊंगा हैंड टू हैंड। अरे हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या। असली कपूर होगा तो ये जलने के बाद में यहां नीचे काला निशान नहीं रहेगा। नकली होगा तो जहां ये जल रहा है वहां की जगह काली हो जाती है। ये परीक्षा आप खरीदे वहीं कर लें, भाव से कोई मतलब नहीं, कुछ ही भाव में मिले। ये मैंने 5,000 रुपये किलो में मंगाया है, बाजार में 2,500 में खूब मिलता है। ये इसकी एक पहचान है। और दूसरी अभी मैं आपको और पहचान कराऊंगा। मैं आपको दूसरी जो पहचान कराऊंगा वो पहचान कराऊंगा शहद की, कि असली शहद की क्या पहचान होती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसकी पहचान। इस वक्त असली शहद बैद्यनाथ देता है। मैंने कई शहद लाके परीक्षा की है। बैद्यनाथ कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसका शहद मेरी परीक्षा में खरा और आपके सामने और दिखाऊंगा। इसलिए 400 रुपये किलो का शहद है वो बैद्यनाथ का, उसकी पहचान दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको शिलाजीत की पहचान दिखाऊंगा। अरे जब सामने जब चीज हो तभी एक बात करने का मजा आता है, लुत्फ जब भी आता है कि कोई सच्चाई को सामने रखें। शहद की पहचान का तरीका इतना इजी है। ये देखिए,
कोई कालापन नहीं, कोई कालापन नहीं, नीट। ये हुई आपके कैम्फर यानी कि कपूर की पहचान, असली कपूर की। अब इस कपूर का बना हुआ कैम्फर है होम्योपैथिक में 1000 पावर का, तो महीने में 2 खुराक खा लीजिएगा, कोविड नहीं आएगा पास में। और जो मेरे बताई हुई दवाई हैं उनका प्रयोग कीजिएगा। और इस कपूर की डली को मैं यहाँ मेरे ये क्लिनिक के अंदर, ये मिट्टी का जो पात्र है, इसे क्या कहते हैं, दुपट्टा कहते हैं, इसके अंदर रोज ये आते ही मैं जलाता हूँ। अब मैं आपको शहद के बताता हूँ। ये 1 गिलास, आधा गिलास ये पानी ले लीजिए। और ये मेरे पास वैद्यनाथ का हनी है, ये 1 किलो 400 रुपये का मैं लेके आया हूँ। इसको मैंने एक छोटी शीशी में निकाल रखा है। अब मैं इसकी परीक्षा बताता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा मेरे को। देखिए, इसकी कुछ बूंदें आप पानी के अंदर डालेंगे, बस। ये डाल दी पानी के अंदर। अब इसकी परीक्षा ये है कि जो असली शहद है वो पानी के नीचे जैसे कि तैसा पड़ा रहेगा, ये नीचे पड़ा है। और जो नकली शहद होगा वो घुल जाएगा, और ये शहद नीचे पड़ा है, वो अभी आपको बताता हूं मैं। ये देखिए नीचे पड़ा है। इसको यूं हिलाएंगे ना तब जाके घुलेगा, ये ऐसे नहीं घुलेगा, नीचे वैसे ही पड़ा रहेगा। ये शहद की असली पहचान। और अगर शहद जम जाता है तो उसको नकली ना समझें, बस ये पहचान कर लीजिएगा आप, जम जाता है, जम जाता है, असली भी जम जाता है। अब मैं आपको शिलाजीत अंत के अंदर दिखाता हूँ। इसको कहते हैं शिलाजीत। ये मैं बाहर से मंगाता हूँ, पहाड़ों बद्रीनारायण के आगे से मेरे जो ताल्लुक हैं वहाँ से मंगाता हूँ। इसकी परीक्षा आप जैसे इस तरह का एल्कोहल, तो एल्कोहल इस तरह की आप 50 ग्राम एल्कोहल के अंदर, एक शीशी के अंदर, क्योंकि इसके परीक्षा में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो